नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट जिसका नाम है विधायक जी। विधायक जी में हम आपको मिलवाते हैं किसी न किसी खास एमएलए से आपके। और आज मेरे साथ जो शख्स हैं, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो कुछ देर उनसे बातचीत करने के बाद यकीन करना मुश्किल था कि वो विधायक हैं, क्योंकि ये सोचना कि इतनी साधारण तरह से रहन सहन और इतनी साधारण तरह से बातचीत करने वाला व्यक्ति भारतीय राजनीति में विधायक हो सकता है, ये सोचना भी बेहद मुश्किल है। मेरे साथ आज हैं डॉक्टर DC वर्मा जी। स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम विधायक जी में। सर अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद के, सदस्य हैं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के, एकमात्र सदस्य हैं उत्तर प्रदेश से, साथ ही सदस्य हैं उत्तर प्रदेश याचिका समिति के। और 2017 में सर ने सुल्तान बेग को हराया था मीरगंज बरेली की सीट से 55,000 से ज़्यादा वोटों से। इसके अलावा सर के ने जो है लगभग 8.5 साल पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में भी काम किया। सर शुरू से करते हैं। राजनीति में आपका अनुभव था पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम करने का, लोगों के बीच रहने का, उसका राजनीति में आने के बाद कितना फ़ायदा मिला? जहाँ तक साहब राजनीतिक फ़ायदे की बात, राजनीति फ़ायदे के लिए नहीं की जाती है। राजनीति पूरी जनता के सुख दुख और उसको कैसे जनता को सुविधाएं दिलाई जाएं सरकार की तरफ से, इसलिए राजनीति की जाती है। और मेरा उद्देश्य भी यही था, नहीं तो मैं भगवान की कृपा से डॉक्टर हो गया था। मिसेज भी हमारी पॉलिटेक्निक में प्रिंसिपल हैं, दोनों लोग अच्छी जॉब कर रहे थे। मेरा मूल रूप से मैं रहने वाला पीलीभीत ज़िले का हूँ। बरेली आने पर कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति करूँगा। एक MBSc IVRIM करने छात्र के रूप में आए, लेकिन बरेली की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि बरेली की जनता ने मुझे मंडल में भारी मतों से जिता के इस उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रजातंत्र का मंदिर लखनऊ विधानसभा में भेजने का काम किया। मैं उस जनता का आभारी हूँ। और जहाँ तक आपने जो सवाल किया है कि राजनीति में आने के बाद कैसा लगता है, राजनीति वास्तव में राजनीति के द्वारा ही जनता का भला किया जा सकता है। अधिकारी रहते हुए उतना भला नहीं हो सकता जनता का। अब भारतीय राजनीति में कल्चर है कि अगर कोई भी एक सामान्य सभासद भी बन जाता है तो उसका रहन सहन का तरीका और उसके तेवर बदल जाते हैं। आप में वो तेवर नहीं दिखते। तेवर दिखने भी नहीं चाहिए। क्यों? जनता जो लोग तेवर दिखाते हैं उनको जनता तुरंत तेवर दिखा देती है। और प्रजातंत्र में जनता ही सब कुछ है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति है, हमेशा साधारण लोगों को ही पार्टी भी पसंद करती है और आप जानते हैं कि जनता भी पसंद करती है। हमारा भी, मैं अपना सिंपल रहता हूँ। मैं तो अपने क्षेत्र में मोटरसाइकिल से ही घूमता रहता हूँ। मेरा किसी से द्वेष भाव नहीं है। और चूँकि जनता सब कुछ है तो जनता के घर हम मोटरसाइकिल से भी चले जाएंगे तो हमें क्या दिक्कत है? मैं अभी रिसर्च कर रहा था आपके ऊपर। एक जगह मुझे पता लगा कि 2016 में आपने सोशली इनिशिएटिव लेते हुए एक बहुत अच्छा काम किया। लड़कियों को कुछ लोग स्कूल जाने से रोकते थे। मैं चाहता हूं कि उस घटना के बारे में आप हमें बताएं। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी का तो कल्चर आप जानते ही हैं कि उस समय उपद्रवी लोग, अराजक तत्व पूरे प्रदेश में माहौल ख़राब करने का काम करते हैं। आपने एक बेटियों के बारे में चर्चा की, वास्तव में सही बात थी कि हमारे क्षेत्र में, दुनका क्षेत्र में और घाटगांव पहाड़ क्षेत्र में 2-3 घटनाएं ऐसी हुई थीं जिसमें बेटियों को स्कूल जाने से सौदे लोग रोकने का काम किया था। लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा 2013 में बरेली में कर्फ्यू लगा। कर्फ्यू क्यों लगा? इसका भी मेन कारण था सपा की सरकार होना। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में और 2014 से केंद्र में बनी है, माननीय योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकारें चल रही हैं, आज आप देखिए कहीं कोई ना तो अराजक तत्व कहीं बाहर घूम रहा है। जितने अराजक तत्व जो अपने को गुंडा, माफिया, बाहुबली कहते थे, आज वो सब जेलों के अंदर हैं। और माननीय योगी जी का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी तरीके की अराजकता, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति हो, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसको तुरंत दंड मिलेगा संविधान के अनुसार। लगभग 4.5 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है विधायक बने हुए। अगर ये पूछा जाए क्या क्या कार्य हुए आपकी विधानसभा में? निश्चित तौर पर जब मैं विधायक बना, हमारी विधानसभा बहुत ही खराब स्थिति थी।
और चूँकि हम आप भौगोलिक दृष्टि से भी आप पड़ोस का ज़िला है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ रामगंगा बड़ी नदी है और उसकी 7 अन्य सहायक नदियाँ उसमें आके पहाड़ से आकर गिरती हैं। भौगोलिक दृष्टि से हमारा नदियों का बाहुलता वाला क्षेत्र है। जब हम विधायक बने तो हमारे यहाँ के हमें टोटल सभी जर्जर रोड मिले और इसके अलावा हमारे यहाँ केवल 4 पुल उस समय बने हुए थे। आज 4.5 साल में हमारे क्षेत्र में 8 पुल उन पे काम चल रहा है, बन रहे हैं। और इसी प्रकार रोड आज हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी रोड ऐसा नहीं रह गया है। हमारा मीरगंज भी तालाब बना रहता था, मीरगंज से निकलने वाले जितने रोड हैं वो सब टूटे होते थे। फतेहगंज से बहेड़ी वाला रोड भी टूटा होता था, शाही से निकलने वाले रोड भी टूटे होते थे, शीशगढ़ वाले रोड भी टूटे होते थे। और नगर जो हमारी नगर पंचायतें हैं उनके अंदर भी बहुत स्थिति खराब थी। आज हमारे कोई भी रोड ऐसा नहीं है जो टूटा रह गया हो। और चूँकि नदियाँ ज़्यादा हैं तो पुलों की हमें आवश्यकता थी। माननीय योगी जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुल देने का काम किया है। और उसी के साथ ही चूँकि नदियाँ कटान बहुत करती थी, 2009 और 10 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। उस समय हमारे कई गांव आधे कट गए थे। सुल्तानपुर, बलेही, पहाड़पुर, रेतीपुरा या सल्था पलथा जैसे गांव कट गए थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पिचिंग के लिए सबके लिए 2-2, 2.5 करोड़ रुपए दे दिया। आज हमारा कोई भी गांव कटान पे नहीं है, सभी गाँव की पिचिंग करा दी गई है। इसी प्रकार बिजली के क्षेत्र में तो आप जानते हो आज विपक्षी भी कहने को मजबूर हैं कि माननीय योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार सबको लाइट दे रही है। आज 18 से 20 घंटे बिजली हम लोग दे रहे हैं। उस समय केवल 5 जिले वीआईपी हुआ करते थे उस उत्तर प्रदेश के। आज हमारे 75 के 75 जिले वीआईपी हैं माननीय मोदी जी, योगी जी की कृपा से। जब हम विधायक बने हमारे यहाँ करीब 50 से 60 गाँव और मजरे ऐसे थे जिनमें आज़ादी के 70 सालों में लोगों ने बल्ब नहीं देखा था, कहीं कोई खंबा नहीं था, लाइनें टोटल जर्जर थीं। माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आज हमारे मीरगंज क्षेत्र में कोई भी गांव, मजरा, पुरवा, कोई अड्डा, मतलब कहीं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर पूर्ण विद्युतीकरण न करा दिया गया हो। आंशिक कहीं 2-4 खंबे लगने की बात है, वो हमारी अभी रैंप्ड योजना एक चल रही है, आने वाली है, उससे हमारे क्षेत्र का सभी बन जाएगा। हमारे क्षेत्र में कोई बिजली घर नहीं था, पावर हाउस बड़ा नहीं था। हमारे यहाँ जो सप्लाई थी वो 45 किलोमीटर दूर रिछा से हमारी शीशगढ़ तरफ की सप्लाई थी और सीबीगंज परसाखेड़ा से हमारी मीरगंज और फतेहगंज की सप्लाई थी। आज हमने करीब 27 करोड़ से बड़ा पावर हाउस 132 मेगा किलोवाट का बन के तैयार हो गया है। उसकी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें इस समय बन रही हैं। हम पूरा क्षेत्र उसी से जोड़ देंगे। इसके अलावा मीरगंज में कोई रोडवेज बस अड्डा नहीं था। फतेहगंज पश्चिम में हमारा रोडवेज बस अड्डा बनने जा रहा है। हमारे यहाँ कोई पर्यटन स्थल नहीं था। गोरा घाट पर हमने रामगंगा का पुल बनवा के तैयार कर दिया, वहाँ पे पुल बन गया। वहीं पर एक उसको हम विकसित कर रहे हैं पर्यटन स्थल के रूप में, वहाँ पर घाट बनवाने के लिए। और इसी प्रकार हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में केवल पूरी मीरगंज तहसील में एक राजकीय इंटर कॉलेज अगरास में था। आज हमने 6 राजकीय इंटर कॉलेज बनवा के तैयार कर दिए हैं। अन्य 6 राजकीय इंटर कॉलेज बन गए हैं कुल मिलाकर। अच्छा, इसके अलावा हमारे यहाँ खेल कूद कोई मैदान नहीं था। आज हमारी 3 ब्लॉकें लगती हैं, मीरगंज, फतेहगंज और शेरगढ़। तीनों ब्लॉकों में हम 15 से 20 बीघे में अलग अलग तीनों ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम बनवा रहे हैं, उनका काम चल रहा है। कुल मिलाकर आज हमारी जनता सभी संतुष्ट है, हमारी सरकार से संतुष्ट है। जब कोरोना काल आया उस समय बड़ी मात्रा में संख्या में जो हमारे प्रवासी कामगार थे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से बसों के द्वारा पूर्वोत्तर को, लखनऊ को जा रहे थे, हम लोगों ने लगातार 10 दिन टोल प्लाजा फतेहगंज पश्चिमी पे भंडारा चलाया। सबको जो भी सुविधाएं दे सकते थे उतनी सुविधाएं दी, भोजन पानी की सबकी व्यवस्था की। और कोरोना काल में आप जानते हो कि माननीय योगी जी का जितना बड़ा योगदान रहा है, हमारा उत्तर प्रदेश इस भयंकर महामारी में भी वो हमारे मुख्यमंत्री जी उबारने में कामयाब हुए हमारे प्रदेश की जनता को। निश्चित तौर पर ये काम आपने अब तक किया, अगले साल फिर से चुनाव होंगे प्रदेश में, आपको एक बार फिर अब जनता जनार्दन के सामने जाना है। क्या क्या मुद्दे होंगे आपके उस चुनाव में जाने के लिए? हमारी पार्टी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सुशासन है और इसके अलावा विकास का कार्य, सुशासन और विकास का कार्य ही हमारे मुख्य मुद्दे होंगे। और जनता भी समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही सुशासन और विकास कार्य करा सकती है। बाकी अन्य सरकारें तो आप जानते हो, पहले तो लोग
किस तरीके की किसी का प्लाट पड़ा होता था, कब्जा लेते थे, अन्य बहुत सारी तरीके से दिक्कतें होती थी। उससे पहले कि आप अगर और 10-15 साल पीछे चले जाइए, इस उत्तर प्रदेश में कितने बड़े बड़े पकड़ उद्योग, इस तरीके के उद्योग अन्य पार्टियों के शासनकाल में चलते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मजबूत सुशासन देने का काम करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मजबूत सुशासन दे रहे हैं और जनता पूरी तरीके से मुतमईन है कि हमें ये लोग अराजक तत्वों से बचा सकते हैं। और विकास के मुद्दे पर भी जनता सब समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकास करा सकते हैं तो माननीय योगी जी करा सकते हैं। पिछली बार आपने रिकॉर्ड 55,000 वोटों से सुल्तान बेग को हराया था, इस बार कितने वोटों से हरा रहे? उस समय मुझे 1,09,000 वोट मिला 2017 में। उसके बाद 2019 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। उस समय सपा और बसपा ने मिलकर प्रत्याशी हमारे यहाँ खड़ा किया, बरेली में भी, हर जगह खड़ा किया, क्योंकि 19 में समझौता था सपा बसपा का। जनता को जो राजनीति पूरी तरीके से लोग नहीं समझते हैं, उनको ये लगता था कि अब तो सपा बसपा मिलकर लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी उनकी सहयोगी पार्टी है, बीजेपी उत्तर प्रदेश से पार्लियामेंट में हार जाएगी। लेकिन प्रदेश में हम लोग इतना अच्छा जनता ने सहयोग दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया कि सपा बसपा को ख़त्म करने का काम जनता ने किया जब वो मिल के लड़े। हमारे यहाँ मीरगंज में विधानसभा में भी हम मुझसे और 10,500 वोट ज़्यादा माननीय संतोष जी हमारे यहाँ से 8 बार सांसद हैं, उनको 1,19,500 वोट देकर जनता ने ये दिखा दिया, मीरगंज की जनता ने, कि नहीं, चाहे ये सब पार्टियाँ इकट्ठी हो जाएं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी में ही हमारी आस्था है और योगी मोदी जी में आस्था है। और आगे आने वाले चुनाव में जनता फिर उससे भी ज़्यादा हमें बहुमत के साथ जिताने का काम करेगी। विधायक जी, आपने विभिन्न विषयों पर हमसे चर्चा की, उसके लिए धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। विधायक जी, इस खास सेगमेंट में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ। नमस्कार। धन्यवाद साहब।